सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे स्पेन के विषय में और समझेंगे कि स्पेन का कैटालोनिया इससे क्यों अलग होना चाहता है, अलग होने की यहां पर जो मांग है वह कब से की जा रही है, वर्तमान समय में ऐसा कौन सा डेवलपमेंट हुआ है जिससे स्पेन और कैटालोनिया का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है, और साथ ही समझेंगे कि यहां पर हाल ही में जो डेवलपमेंट हुआ है, क्या इस डेवलपमेंट के बाद भी कैटालोनिया के पास विकल्प है कि वह आजाद या स्वतंत्र हो जाए। तो समझेंगे कि आखिर स्पेन और कैटालोनिया का मुद्दा है क्या। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के विषय में जो आई है भारत और बांग्लादेश के व्यापार के विषय में। समझेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेन और कैटालोनिया के संदर्भ में। यहां पर देखिए, आपको मैप के माध्यम से स्पेन दिखाया गया है, यहां पर देखेंगे तो आपको पुर्तगाल दिखाया गया है, और यहां पर देखिए मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर दिखाया गया, और यहां पर दिखाया गया है फ्रांस। अब यह आपने ये जो स्पेन देखा, इसका यह जो क्षेत्र है, यही क्या है, एक प्रांत है इसका, स्पेन का कैटालोनिया। और यहीं पर देखिए एक छोटा सा बिंदु है, और यह बिंदु एक देश के रूप में है जिसका नाम है एंडोरा। यहां पर देखिए फिर से आपको स्पेन दिखाया गया है, और स्पेन का यह जो एरिया है, यही प्रांत है कैटालोनिया। इसको इस रूप में भी देख लीजिए, यह जो स्पेन है 17 राज्यों में विभाजित है, और इसी में से एक राज्य है जिसका नाम है कैटालोनिया। यहाँ की जो राजधानी है वह है बार्सिलोना। तो अब थोड़ा सा हम चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को हम थोड़ा समझते हैं। ये जो हमने स्पेन के 17 राज्य देखे, तो यहाँ के जो राज्यों का गठन है या फिर केंद्र और राज्यों का जो संबंध है वह एक यूनियन के रूप में दिखाई नहीं देता। अर्थात यहाँ पर जो केंद्र की पकड़ है वो थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि यहाँ के जो प्रांत हैं उनको कई तरह की स्वायत्ता दी गई है। अर्थात स्वायत्ता का मतलब आप ये समझ लीजिए, इनके अपने अलग झंडे हैं, कई तरह के उनको जो है कि स्वतंत्रता है डिसीजन लेने के संदर्भ। इसलिए जब भी हम स्पेन का जिक्र करेंगे तो यह ध्यान रखेंगे कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है प्रशासन का, वह बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, और इसी के कारण यहाँ पर जो कैटालोनिया है उसकी कुछ अपनी चिंताएं हैं, और इन्हीं चीजों से वह चाहता है कि वह क्या हो जाए, अलग हो जाए, आजाद हो जाए या फिर स्वतंत्र हो जाए। थोड़ा समझते हैं। कैटालोनिया स्पेन का सर्वाधिक संपन्न और आर्थिक रूप से मजबूत क्षेत्र है। अर्थात ये अगर हम समझें कि यह जो कैटालोनिया है यह इस वजह से अलग नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ का विकास नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ पर विकास अच्छा खासा हुआ है, और इसी के कारण यह जो क्षेत्र है उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले में आता है। आप देख लीजिए प्रति व्यक्ति जो आय है डॉलर में दिखाया गया है कितना ज्यादा है। कुल मिलाकर ये जो कैटालोनिया है यह स्पेन के सर्वाधिक संपन्न क्षेत्रों में से आता है। इसका अपना जो है कि झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, अपनी भाषा है और अपनी संसद तक है। यह जो है कि स्पेन का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, और इसका जो टोटल एरिया है वह लगभग 32,108 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जो जनसंख्या है वह लगभग 75 लाख है, ज्यादा जनसंख्या नहीं। कैटालोनिया की राजधानी और सबसे बड़ा जो नगर है वह है बार्सिलोना। इसके उत्तर में हमने देखा फ्रांस है, दक्षिण में वेलेंसिया है। इसको देख लीजिए, इसका जिक्र आपको आएगा। ये देखिए आपको ये वेलेंसिया है, और यहीं पर यह जो एरिया है इसी को बोला जाता है वेलेंसिया की खाड़ी। तो वेलेंसिया की खाड़ी का जो संबंध है ये यहीं से है। इसके पश्चिम में जो है कि एक प्रदेश है जिसका नाम है एरागोन प्रदेश। ये देख लीजिए, इसका जिक्र आगे आएगा क्योंकि इसका जो इतिहास है इससे जुड़ता है। पूरब में आपने देखा भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर से लगा हुआ इसका जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, उसकी लंबाई है लगभग 300 किलोमीटर। चूंकि ये इसका कोस्टल एरिया भूमध्य सागर से लगता है, और इसी के कारण यह जो है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी ज्यादा कर पाता है। और यहाँ के लोगों का यह मानना है कि चूंकि हमारी कनेक्टिविटी भूमध्य सागर के माध्यम से जो है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ साथ एशिया और पूर्वी यूरोप के साथ भी है, और साथ ही साथ लैटिन अमेरिका के साथ भी है, इसलिए हमारे पास ज्यादा संभावना है विकास करने की। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसी बात को लेकर केवल यह जो है कि क्षेत्र अलग नहीं होना चाहता।
यह जो क्षेत्र है इसकी एक विशेषता यह भी है कि यह जो है कि कृषि में भी संपन्न है, यहाँ पर उद्योगों का भी विकास ज़्यादा हुआ है, और चूंकि आपको पता है यूरोप के क्षेत्रों में जो सर्विस सेक्टर है उसका भी अच्छा खासा विकास दिखाई देने को मिलेगा। तो इस तरह से स्पेन का यह जो प्रांत है अपने में एक तरह से आत्मनिर्भर है, संपन्न है, विकसित है, लेकिन फिर भी अलग होना चाहता। तो समझते हैं आखिर इतिहास इसका क्या है। वही इतिहास हमें बताएगा कि दरअसल यह जो कैटालोनिया है यह क्यों अलग होना चाह रहा स्पेन से। तो कैटालोनिया का जो इतिहास है लगभग हमें 1000 साल से भी ज्यादा पुराना दिखाई देगा, और इसका जो इतिहास है काफी समृद्ध इतिहास है। 988 ईस्वी में इस क्षेत्र को जाना जाता था कैटलन काउंटी के नाम से। काउंटी का मतलब एक एरिया। पहले आपको पता है कि यूरोप में भी देश नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे क्षेत्र थे, तो इसी में से एक क्षेत्र था कैटलन काउंटी। अर्थात जो ये क्षेत्र देख रहे हैं, मैंने आपको जो अभी मैप में दिखाया था, ये किसके रूप में जाना जाता था? कैटलन काउंटी। लेकिन थोड़ा समय आगे बढ़ा और 1137 में यह आ गया आरागोन साम्राज्य के अधीन। और जो ये आरागोन साम्राज्य था इसकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था पेट्रोनिलिया। इनका जो विवाह है वह बार्सिलोना काउंट, काउंट का मतलब होता है जैसे राजकुमार, तो बार्सिलोना के राजकुमार से हो गया, और इस तरह से यहां पर इनका पैतृक अधिकार हो गया। और यह जो कैटलन काउंटी है, यह कैटलन काउंटी क्या हो गया, फिर आरागोन साम्राज्य के साथ मिलकर एक अलग क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। तो देखा जाए तो 988 ईस्वी से ही इसका अपना एक बैकग्राउंड है। बाद में आरागोन साम्राज्य का भी हिस्सा बनता है, लेकिन बाद में फिर ये बार्सिलोना अर्थात जो यह कैटालोनिया का कैपिटल है, यहां पर जो काउंट थे उनके साथ जब विवाह हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर से कैटलन काउंटी का भाग बन जाता है, या फिर उसी के अधीन इसका एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमने समझा जो कैटलन काउंटी है वह धीरे बाद में क्या हुआ, आरागोन साम्राज्य के कुछ हिस्से पर भी वह फैल गया। आगे जब हम बढ़ते हैं तो 1283 का समय आता है और कैटलन संविधान का निर्माण किया जाता है। कैटलन संविधान का निर्माण करके इस क्षेत्र को एक विधिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। बाद में 1469 में कैटालोनिया एक जो है कि साम्राज्य के रूप में खुद को अपने आप को विकसित कर लेता है। आगे चलकर इस पर क्या होता है, 1812 से लेकर 13 के बीच में नेपोलियन इस पर अधिकार कर लेता है, लेकिन यहाँ के लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं और यह जो है कि क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। समय आगे बढ़ता है और 1913 में यहां पर एक संयुक्त स्वतंत्र सरकार का गठन होता है, और यह एक प्रकार की स्वायत्त सरकार थी। तो यहां तक हमने देखा कि यह जो पूरा क्षेत्र है अभी कुछ समय के लिए भले ही नेपोलियन के अधीन आया हो, लेकिन फिर भी अपनी स्वायत्तता को एंजॉय कर रहा है। अगर ये देखा जाए तो लगभग हमने देखा कि लगभग 900 से अधिक वर्षों तक यहां से इसने क्या किया, स्वतंत्रता को एंजॉय किया। 1931 में स्पेन क्या हो जाता है, एक गणतंत्र बन जाता है। इसके बाद जो कैटालोनिया है यह भी चूंकि स्पेन के ही भाग में आ गया था, तो कैटालोनिया ने भी पूर्ण रूप से अलग होने की मांग क्या कर दी, प्रारंभ कर दी। तो यहां पर हमने ये समझा कि जो स्पेन जब एक देश के रूप में उभर कर आता है, तो चूंकि इसी से जुड़ा हुआ यह जो कैटालोनिया का क्षेत्र है यह भी इसके अधीन आ जाता है, तो कैटालोनिया ने कहा कि नहीं, अब आप गणतंत्र बन गए हो, अब हम आपके साथ अलग रहेंगे, या फिर अलग स्वतंत्रता की बात कर दी। लेकिन होता क्या है, 1936 से लेकर 1939 के बीच यह जो क्षेत्र है यह गृह युद्ध में प्रवेश कर जाता है, और जब गृह युद्ध में प्रवेश कर जाता है फिर से यहां पर क्या होता है, स्पेन का हस्तक्षेप बढ़ता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको कहा कि यह स्पेन गणतंत्र बना, तो आप कहेंगे स्पेन के साथ पुराना संबंध तो हमने नहीं देखा। तो हुआ क्या था, इसको इस रूप में समझिए कि 1913 में जो एक यहां पर स्वतंत्र सरकार का गठन हुआ था, उसी के बाद से ये जो पूरे क्षेत्र है यहां पर राज्यों का एकीकरण होने लगा, और स्पेन जैसा एक जो है कि भावना, जैसे हमने देखा था कि हमारे यहां जब राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो हम भारत जैसे एक क्षेत्र की कल्पना करने लगे, जैसे हमने स्वतंत्रता संग्राम, तो यहां पर भी स्पेन जैसे एक क्षेत्र की कल्पना करने लगे। 1931 में जब स्पेन बना तो इन लोगों ने कहा कि देखिए अब आप एक देश बन गए हैं और हमें भी क्या होगा, अब हम आपसे अलग होना चाहते हैं, अर्थात जो भी हमारे संबंध है उनको बिल्कुल हम अलग करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि आपने देखा 1936 से लेकर 39 के बीच यह क्षेत्र क्या हो गया, गृह युद्ध में प्रवेश कर गया। फिर अब क्या हुआ, जब गृह युद्ध में प्रवेश कर गया तो स्पेन को मौका मिला, और स्पेन के जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको ने इब्रो के युद्ध में विजय प्राप्त की, और इसमें
लगभग 3500 से अधिक लोग मारे गए। ये समझ लीजिए, बस इनका नाम याद रखिए। ये इब्रो का युद्ध का मतलब यह है कि एक तरह का संघर्ष चल रहा था और उस संघर्ष में यह जीत गए, जिनका नाम था फ्रांसिस फ्रैंको। अब हुआ क्या कि जब यह इस युद्ध में जीत गए तो इन्होंने क्या किया, कैटलोनिया पर अधिकार कर लिया और कैटलोनिया पर अधिकार करके 1939 से लेकर 1975 तक इन्होंने क्या कहा, अपना क्या किया, नियंत्रण रखा। और यह जो नियंत्रण था वह सैन्य शासन के आधार पर था, तानाशाही के आधार पर था। और इन्होंने, फ्रांसिस फ्रैंको ने क्या किया, जो कैटलोनिया की संस्कृति थी, जिसको बोला जाता है कैटलन संस्कृति, उसको समाप्त कर दिया। फ्रैंको की मृत्यु के बाद फिर से यहां पर स्वतंत्रता की मांग उठने लगी, ठीक उसी तरह से जैसे कि उठी थी स्पेन के बनने के बाद। तो स्पेन के बनने के बाद जैसी मांग उठी, लेकिन वहां पर बहुत कुछ हो नहीं पाया। यह क्षेत्र फिर से गृह युद्ध में प्रवेश कर गया। स्पेन ने अपना फिर से डोमिनेंट नेचर अपनाकर वहां पर उसको अधीन कर लिया। लेकिन जैसे ही फ्रांसिस फ्रैंको की मृत्यु होती है, स्पेन ने कहा कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। वर्ष 1978 में इसे लोकतांत्रिक स्पेन के एक हिस्से के रूप में स्वायत्तता क्या कर दी गई, प्रदान की गई। अर्थात इसको कहा गया कि ठीक है, हम तुमको अलग तो नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन आपको कई तरह की स्वायत्तता हम दे रहे हैं। तो यहां पर खुद की संसद बनी, एहसास यह कराया गया कि अब आप एक तरह से स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्रता दी नहीं गई थी। अर्थात इसको अभी भी माना जाता था कि ये क्या है, कैटलोनिया स्पेन का भाग है। और अभी भी है ये जो कंडीशन है कि कैटलोनिया जो स्पेन का एक भाग है, अभी भी बना हुआ है। लेकिन कई तरह की स्वायत्तता 1978 में देकर यहां पर जो असंतोष था उसको शांत करने का प्रयास किया गया। वर्ष 2006 में कैटलोनिया और स्पेन में सहमति बनी, और सहमति यह बनी कि कैटलोनिया को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, जो 1978 में की गई थी उससे ज्यादा। और इसके तहत क्या, कई तरह की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी गई। लेकिन मामला यह क्या हुआ, कोर्ट में पहुंचा और 2010 में स्पेन की सर्वोच्च कोर्ट ने इस सहमति को खारिज कर दिया और इसके तहत दी गई छूट को अवैधानिक करार दिया। अर्थात कहा कि यह जो आप लोगों ने सहमति की है, यह जो आपने समझौता किया है, जिसके तहत कैटलोनिया को और अधिकार मिलता है, यह जो है कि क्या है, गलत है और इलीगल है, वैधानिक नहीं है। वर्ष 2010 के बाद स्वायत्तता में जब कमी आई, तो कमी होने के कारण, स्वायत्तता में जब कमी हुई, तो यहाँ के जो अलगाववादी है, या फिर इनको आप राष्ट्रवादी भी कह सकते हैं। अगर देखिए स्पेन के नजरिए से देखेंगे तो क्या है, अलगाववादी हैं। अगर कैटलोनिया के नजर से देखेंगे तो यह जो यहाँ के लोग हैं वह क्या है, राष्ट्रवादी हैं। और इन्होंने कहा कि कैटलोनिया की पहचान को कमजोर किया जा रहा है और हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो 2010 के बाद से क्या हुआ, काफी तीव्र गति से यहाँ पर यह मुद्दा उठने लगा और यह मुद्दा उठा कि कैटलोनिया क्या होता है, अलग होना चाहता है और यह अलग होगा। यहाँ का जो अलगाववाद का मुद्दा है उसके मुख्यतः 3 आधार हैं। पहला तो है कि इतिहास, जैसा कि इतिहास हमने बताया कि इसका अपना एक स्वतंत्र इतिहास रहा है। अगर देखा जाए तो नेपोलियन के अधीन आने से पहले और उसके बाद जो ये स्पेन के साथ इसका जो जुड़ाव होता है, उससे पहले इसने कई वर्षों तक क्या किया है, अपनी स्वतंत्रता को इंजॉय किया है। तो ऐसे में जब यह एक स्वतंत्र क्षेत्र रहा है तो अब यह नहीं चाहता है कि स्पेन के अधीन यह रहे। दूसरा, इसका जो इतिहास है वो गौरवशाली रहा है, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ इनका यह मान्यता है कि जब हम पहले भी अलग रूप से रहते आए थे, अपनी शासन व्यवस्था अपने मूल्यों पर चलाते थे, तो हमें अभी भी आजादी होना चाहिए। दूसरा जो यहाँ पर आधार है वह है अलग भाषा। अलग भाषा का मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं वह कैटलन भाषा बोलते हैं, जबकि यहाँ स्पेन के लोग स्पेनी भाषा बोलते हैं। तीसरा जो मुद्दा है वह राष्ट्रीय गर्व का है। और राष्ट्रीय गौरव का मतलब यह है कि जैसे स्पेन के लोग कहते हैं कि हम स्पेनिश हैं, स्पेन के हैं, ऐसे जो कैटलोनिया के लोग हैं वह ये चाहता है कि वह यह कहें कि वो कैटलोनिया के हैं, ना कि स्पेन के। एक चौथा कारक भी है जो कभी कभी आता है और वह है आर्थिक कारक। अर्थात जो यह कैटलोनिया का क्षेत्र है यह काफी संपन्न है, इसलिए लोग कहते हैं कि हम आपके साथ क्यों रहें, हम संपन्न हैं, हर तरह से सक्षम हैं, हमने हर चीज को अपने हिसाब से डेवलप किया है, इसलिए हमारी ना तो आपसे संस्कृति मिलती है ना भाषा मिलती है, तो फिर हम आपके साथ क्यों रहें, ये कैटलोनिया के लोग कहते हैं।
कुल मिलाकर यहाँ की जो भाषा का मुद्दा है ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है, और साथ ही साथ भाषा जो होती है अपने आप में कई संस्कृतियों का मिलन होती है, उसमें कई चीज़ों का समावेश होता है। तो इस तरह से यहाँ के लोग यह कहते हैं कि स्पेनी भाषा और कैटलन जो जो यहाँ की बोली है उनकी लिपि भले ही एक हो, जैसे हमारे यहाँ जो देवनागरी लिपि है उसमें कई बोलियाँ हैं, तो ये लोग कहते हैं भले ही लिपि एक हो लेकिन फिर भी भाषा बहुत अलग है। जैसे अगर आप देखें पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी में ही आपको भाषा में काफ़ी ज़्यादा, बोली में काफ़ी अंतर दिखाई देगा। अंतर इस वजह से दिखाई देगा क्योंकि वह जो है कि क्या है, जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता है तो उनका जो अपना टोन है, अपनी जो बोली है वो बदलती जाती है। कुल मिलाकर यहाँ पर यह बात है कि एक तो मुद्दा जो है कि अलग भाषा का है, साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं वह स्पेन से इसलिए भी अलग होना चाहते हैं या फिर स्पेन के अधीन इसलिए भी नहीं रहना चाहते क्योंकि जो स्पेन की गतिविधियां हैं वह जनरल फ्रैंको की याद दिलाती हैं। वही जनरल फ्रैंको जिसने क्या किया था, लगभग 3500 लोगों को मार दिया था और अपनी जो तानाशाही शासन व्यवस्था थी उसके दैनिक शासन किया। तो इनका कहना है कि अगर हम स्पेन में रहे तो हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा, और इसी के कारण जब स्पेन कोई बड़ा कदम उठाता है या फिर यहाँ के जो नेता हैं, जो राष्ट्रवादी नेता हैं या फिर अलगाववादी नेता हैं, उनको क्या करता है, अरेस्ट करता है, जुलूस पर प्रतिबंध लगाता है, तो ये लोग कहते हैं कि जनरल फ्रैंको का शासन फिर से लौट आया है और ये कहते हैं कि हमें स्पेन के साथ नहीं रहना। वर्ष 2017 में कैटलोनियन जनमत संग्रह करवाया गया और इसमें यहाँ पर 43% लोगों ने मतदान किया, लेकिन जो 43% लोगों ने मतदान किया उसमें से 90% लोगों ने स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया। इसको इस रूप में समझिए, मान लेते हैं टोटल 100 लोग थे, इसमें से 43 लोग ही क्या आए, मत देने के लिए आए, लेकिन इसमें से 90% लोगों ने कहा कि हमें अलग होना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो अलग होने की टेंडेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा। स्पेन की केंद्र सरकार ने इस जनमत संग्रह को यह कहते हुए अवैध घोषित कर दिया कि यहां पर हिंसा हुई थी, और हिंसा हुई भी थी, 800 से अधिक लोग घायल हुए थे। अब ये जब जनमत संग्रह हो रहा था तो उस समय कैटलोनिया के जो राष्ट्रपति, जी हां आपने सही सुना, कैटलोनिया जैसे कि हमने कहा संसद है, यहां के भी राष्ट्रपति थे और उनका नाम था कास पुइगडेमोंट, और इनको कास जो है कि पुजिमोंट भी बोला जाता है। तो आप जो भी पढ़ना चाहें दोनों नाम हिंदी में आपको ये लिखे दिखाई देंगे, दरअसल प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। तो राष्ट्रपति कास पुइगडेमोंट इस समय क्या थे, यहाँ के राष्ट्रपति थे, और इन पर यह आरोप लगाया स्पेन की केंद्र सरकार ने कि इन्होंने हिंसा फैलाया है और साथ ही साथ बलपूर्वक वोटिंग करवाकर यह जो कि 90% लोगों का जनमत में यह दिखाया। गिरफ्तारी से बचने के लिए यह जो कास पुजिमोंट थे या पुइगडेमोंट थे, यह क्या हुए, अपने प्रमुख सहयोगियों के साथ बेल्जियम चले गए, और बेल्जियम इसलिए चले गए क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार ने यह कहा कि हम उन सभी लोगों को अरेस्ट करेंगे जो इसमें शामिल थे। तो इस तरह से यहां पर एक जनमत संग्रह करवाया गया जिसमें बहुत बड़ी आबादी ने यह कहा कि हमें अलग होना। स्पेन जो है कि अब जब ये लोग बेल्जियम चले गए, इनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था, लेकिन चूंकि यह यहां पर क्या थे, इन एक राजनयिक पद पर थे, यहां के सत्ता के प्रमुख पर थे, इसलिए इनको राजनयिक संरक्षण मिला हुआ था और प्रत्यर्पण हो नहीं पा रहा था। और स्पेन और बेल्जियम आपको पता है ये दोनों क्या है, यूरोपीय यूनियन का भाग हैं, इसलिए स्पेन यह चाहता था कि कास अर्थात जो यहाँ के उस समय के राष्ट्रपति थे उनके और उनके सहयोगियों को जो राजनयिक संरक्षण मिला हुआ है वह समाप्त हो जाए तो प्रत्यर्पण हो जाएगा। तो इसमें हुआ क्या है कि हाल ही में ही यूरोपीय संघ की संसद ने कास पुइगडेमोंट और उनके सहयोगियों को, ये पुइगडेमोंट जो है इन्हीं को हम पुजिमोंट भी बोल रहे हैं तो एक ही नाम है, ध्यान रखिएगा, उनके सहयोगियों को मिला हुआ जो संरक्षण था उसको समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अर्थात यूरोपीय संघ की संसद ने कहा कि जो कास को जो यह राजनयिक संरक्षण मिला हुआ था इसको समाप्त किया जाए। जब यह प्रस्ताव लाया गया तो 400 सांसदों ने क्या हुआ, इसके पक्ष में, और विपक्ष में 248 सांसदों ने मत किया। स्वाभाविक है यहां पर बहुमत किसमें है कि इनका जो राजनीतिक संरक्षण मिला उसको समाप्त किया। अब इन्हें मिला हुआ जो संरक्षण था वो समाप्त हो गया है। अब इससे क्या होगा
कि इनके यहाँ ये जो लोग थे इनका प्रत्यर्पण करवाया जाएगा, प्रत्यर्पण करवा के इनको हिंसा का आरोपी ठहराया जाएगा, हिंसा का आरोपी ठहरा के इनको जेल में डाला जाएगा। लेकिन इससे कुछ चीजें अभी जो है वह सभी चीजों का समाधान नहीं हो पाएगा। समाधान इस वजह से नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ी आबादी अभी इनको अपना नायक मानती है, अपना हीरो मानती है। अभी बहुत सी चीजें बची हुई हैं। खैर, तो यूरोपीय संघ ने दरअसल यह कदम इसलिए उठाया, अर्थात कास और उनके सहयोगियों को जो संरक्षण मिला हुआ था वह इसलिए समाप्त किया क्योंकि यूरोपीय संघ नहीं चाहता है कि किसी भी तरह स्पेन की जो अखंडता है उसके लिए चुनौती उत्पन्न हो। लेकिन आपको पता है जब अलगाववाद है और उसकी जड़ें जो है कि काफी मजबूत हैं तो उसको दबाया भी नहीं जा सकता। अभी कुछ समय पहले 2020 में कैटलोनिया में प्रांतीय चुनाव हुए, अर्थात जैसे प्रांत में आपको राज्यों में चुनाव होते हैं ऐसे प्रांत में चुनाव हुए, तो इसमें 51% वोट कैटलोनिया की स्वतंत्रता की मांग करने वाली पार्टियों को मिले। जैसे इस रूप में समझिए कि मान लेते हैं कि ऐसा जो है कि उत्तर प्रदेश है, किसी राज्य में चुनाव हो और वह जो चुनाव का मुद्दा हो ऐसा मुद्दा हो जो कि केंद्र के अगेंस्ट में हो, तो यहां पर भी क्या हुआ कि प्रांतीय चुनाव हुए और इसमें 51% वोट उन पार्टियों को मिले जो कैटलोनिया की मांग का समर्थन करते हैं। इससे स्पष्ट है कि कैटलोनिया का जो मुद्दा है वह आगे भी विवाद में रहेगा और ये तनाव का कारण बनेगा। 2017 में जो चुनाव हुए थे तो ऐसी पार्टियों को क्या हुआ था, 47% ही वोट मिला था। लेकिन जैसे ही जब यहां पर उस समय जो 2017 में जो यहां के राष्ट्रपति थे कास, उनके ऊपर केंद्र सरकार ने यह जो है कि हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, उनके लिए कहा कि उनको सजा दी जाएगी, उसके बाद से क्या हुआ है, यहां पर जो राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई। इन लोगों का कहना है कि सरकार क्या कर रही है, स्पेन की सरकार फिर से फ्रांसिस फ्रैंको का वो जो शासन है उसको दोबारा लेकर आना चाहती है, अर्थात तानाशाही का रवैया अपना रही है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारी मांगे हैं उनको दबा रही है और हमें डरा धमका कर रखने का प्रयास कर रही है, ये ऐसा कहना। कई शोध ये बताते हैं कि यहाँ बड़ी आबादी 600 से 700 साल पहले अपने जो उनका गौरवपूर्ण इतिहास है उसको भुलाना नहीं चाहती और साथ ही यह नहीं चाहती है कि अब वह जो है कि स्पेन के अधीन रहे। दरअसल इसके पीछे के कारण यह है कि आपको पता है कि वर्ष 2008 में जो मंदी अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, यूरोप पे भी इसका असर पड़ा। 2008 से लेकर 2013 तक स्पेन की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हुई और कमजोर जिस समय अर्थव्यवस्था हो रही थी वो उसी समय कैटलोनिया की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। आज भी कैटलोनिया की अर्थव्यवस्था स्पेन में अगर देखा जाए तो इसका योगदान 23 लगभग प्रतिशत है, 22 से 23% है, अर्थात जो टोटल जो है कि जीडीपी है या फिर जो यहाँ का निर्यात है उसमें लगभग 1/4 का योगदान कैटलोनिया का दिखाई देगा। तो ये लोग कहते हैं कि आखिर जब हम इतने सक्षम हैं, हम सभी चीजों को अपने हिसाब से डील कर रहे हैं, तो फिर हम जो है कि एक जो है कि स्पेन के साथ क्यों रहें, क्योंकि कई तरह के हमारे ऊपर आर्थिक बोझ हैं। इसके अलावा जो कास पुजिमोंट हैं जिनको अब प्रत्यर्पण किया जाएगा, इनकी जो लोकप्रियता है वो काफ़ी ज़्यादा है और लोकप्रियता ज़्यादा है तो स्वाभाविक है इन्होंने जो अपना एक पूरा एक संरचना खड़ा कर रखा है कि हमें आज़ादी चाहिए, तो आज़ादी के लिए यहाँ पर जो मांग है वह तेज हो चुकी है और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब हम जो है कि किसी भी दबाव या किसी भी तनाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैटलोनिया के पास आपको पता है जैसे कि समुद्र है, खनिज है, उद्योग है, कृषि है और यह सभी चीज़ों को होने के कारण इनका यह मानना है कि जब हम संपन्न हो जाएं, हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो अधिक संपन्न हो पाएंगे, अपना पैसा सिर्फ अपने राज्य पर या अपने क्षेत्र पर खर्च कर पाएंगे और साथ ही साथ हम अपनी व्यापारिक अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से अधिक व्यापार कर पाएंगे और साथ ही साथ अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि को संरक्षित कर पाएंगे। इसलिए हम अलग होकर रहेंगे। देखना यह होगा कि आखिर आने वाले समय में यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, उनको देख लीजिए। ये देखिए आपको स्पेन दिखाया गया है, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया दिखाया गया एंडोरा और इसी पर देखिए मैंने आपको दिखाया बार्सिलोना, इसको ध्यान से देखिएगा, एक कैटालोनिया का कैपिटल। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेलेरिक जो है कि ओशन वाला क्षेत्र दिखाया गया है, यहाँ पर बेलेरिक आइलैंड है और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं अब लोकेट कर रहा हूँ, उनको आप ध्यान देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये आपका है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि से आएंगे आप पहुँच गए भूमध्य सागर पर। अब ये जो भूमध्य सागर है इसमें जो द्वीप हैं उनको देख लीजिए। तो यहाँ पर आपने देखिए बेलेरिक आइलैंड है, इससे पूरब की ओर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अल्जेरियन बेसिन। यहीं पर देखिए आपको दिखाई देगा
एक द्वीप सार्डिनिया, यहाँ पर दिखाई देगा कोर्सिका। अब देखिए जो कोर्सिका द्वीप है इस पर अधिकार है फ्रांस का, जो सार्डिनिया है इस पर है अधिकार है आपका जो है कि इटली का। थोड़ा सा और आगे आएगा तो यहाँ पर आपको दिखाएगा टेरेनियन बेसिन, और जो टेरेनियन बेसिन है टेरेनियन सी का क्या है क्षेत्र। यहाँ पर सिसिली आपको दिखाई देगा इटली का, यहाँ पर आपको इटली दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख लीजिए नेपल्स को देख लीजिए, यहाँ पर एक टाइबर नदी गिरती है इसको देख लीजिए। यहाँ पर आएंगे तो अब देखिए यहाँ पर दिखाई देगा स्टेट ऑफ मैसिना, तो स्टेट ऑफ मैसिना को इसको ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर दिखाई देगा आयोनियन सी, यहाँ पर आयोनियन बेसिन दिखाई देगा। फिर इधर आएंगे तो आपको जो है कि कुछ और चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे आपको क्रीट जो है कि दिखाई देगा ग्रीस का, यहाँ पर एथेंस दिखाई देगा, यहाँ पर एजेंस सी दिखाई देगा, यहाँ पर आपको साइप्रस दिखाई देगा। ये जितने भी मैंने नाम बताए हैं ये इसलिए याद रखनी है कि आपसे पूछा जा सकता है कौन किसके उत्तर और दक्षिण में। थोड़ा सा दक्षिण की ओर आइए, यहाँ पर पोर्ट सईद दिखाई देगा, यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया दिखाई देगा, यहाँ पर गल्फ ऑफ सिद्रे दिखाई देगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गेप्स की खाड़ी दिखाई देगी, यहाँ पर गल्फ ऑफ ट्यूनिस दिखाई देगा, और यहाँ पर स्टेट ऑफ सिसिली दिखाई देगा। ये जितनी चीजें हैं सभी को आप याद रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।